देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है। बात जरा कांग्रेस के भीतर मची हलचल की अब कर लेते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद जो चेहरे हैं वो बदले हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने आदिवासी नेता उमेश सिंघार को मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है। तो ये चेहरों की तब्दीली जो की है कांग्रेस पार्टी ने, और ये जो मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद मिला है जीतू पटवारी को, उस पर उनका क्या कहना है, जरा सुनिए पहले। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी ने जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर नई जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो कल जाके भोपाल में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार किसी टीवी चैनल को विस्तृत इंटरव्यू दे रहे हैं। जीतू भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये आपको जो लग रहा है कि पार्टी ने इस बड़ी हार के बाद आपको जो जिस तरीके से ये जो नया पद दिया है, बड़ा चुनौतियों वाला है, मगर आपको लग रहा है कि कांटों का ताज तो नहीं होगा? बात यह है कि अंतर मन से आपको जो काम मिला है उसको ईमानदारी से आप करते रहो। ज़रूर चुनौतियां हैं, पर कौन सी ऐसी चुनौती है जो लक्ष्य निर्धारित करके आप काम करना चालू करो और उसको विजय नहीं पा सको या उस पर पार नहीं पा सको। यही भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे थी, आज देश की सत्ता में है। मुझे पक्का भरोसा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। मगर बड़ा कठिन दौर है। पार्टी कहाँ 122 पे थी, 66 पे आ गई है, तो इससे कैसे रिवाइव कर पाओगे? कठिनाइयों से सफलता का आनंद नहीं है। चुनौती वही होती है जिसमें कठिनाई अत्यधिक होती है। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत पवित्र है, देश की आइडियोलॉजी है। जो देश में आइडियोलॉजी प्राचीन भारत की प्रेम प्यार मोहब्बत की, विश्व कुटुंब की, वसुदेव कुटुंब के साथ साथ इंसानियत की रक्षा की, वही कांग्रेस पार्टी की है। मैं मानता हूँ हम विजय होंगे। मगर विधानसभा चुनाव में पार्टी हारी है, तो अब सबसे बड़ी चुनौती तो लोकसभा चुनाव है, तो कैसे जीतेंगे? जबकि एक बार लहर चल रही है, लोग मान ही नहीं रहे कि मोदी हारेंगे। नहीं, बात यही है कि फील गुड हुआ था जब अटल जी को भी नहीं मान रहे थे कि वो हारेंगे और उन्होंने पहले इलेक्शन करा लिए थे। जनता अब का मूड हमेशा क्या होता है, कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो पता होता तो हम हारते क्या? हमें तो एहसास था हम जीत रहे हैं, सर्वे को एहसास था हम जीत रहे हैं। सारे जितने भी पॉलिटिकल डॉक्टर है वो बता रहे थे कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर भी हार गए। तो मैं ये नहीं मानता कि चुनौती नहीं है, चुनौती है, बहुत बड़ी है, पर हमें 51% वोट के लक्ष्य का पीछा करना है। वो लोकसभा चुनाव के लिए भी करना है और आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए भी करना है। जो सरकार बनी है उसने उस सरकार को जनता ने दायित्व दिया है, जो उन्होंने वादे किए, घोषणा पत्र किया, मोदी की गारंटियाँ दी, उसको वो इम्प्लीमेंट करें। अन्यथा हमारा काम है कि हम जन भावनाओं को समझ के सरकार को मजबूर करें। बहुत शुक्रिया। ये थी जीतू पटवारी, उत्साह से भरे हुए और दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उम्मीद करे कि जनता के हित के लिए कांग्रेस सड़कों पर लड़ेगी और बीजेपी ने चुनाव के पहले जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की बीजेपी कोशिश करेगी। यदि नहीं करेगी तो कांग्रेस उनसे सड़कों पर उतर की वो सारी मांगें जनता के हित में मनवाएगी। करण मनोज के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और ऐसे में अब सवाल ये कि कांग्रेस ने ये जो तब्दीली की है, चेहरे बदलने से कांग्रेस बदलेगी विनोद जी? क्यों नहीं बदलेगी? चेहरे बदलने से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। देखिए, कांग्रेस अगर अब हम लोग कह सकते हैं मतलब पुराने चेहरे बोझ थे। पुराने चेहरे बोझ नहीं होते हैं, लेकिन पुराने चेहरों का वक्त खत्म हो जाता है। भाई आज मोदी जी का चेहरा है तो बीजेपी चमकी, अडवाणी जी का चेहरा होता तो कहाँ तक पहुंचती? तो 2009 में टेस्ट हो गया था अडवाणी जी का चेहरा। तो चेहरा अगर काम करता है, मेहनत करता है, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे इंस्पिरेशन, तो नया चेहरा एक इंस्पिरेशन पैदा करता है जनता के अंदर। कमलनाथ के अंदर वो बात नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस को ये भी नुकसान हुआ। आज हम ये बात कह सकते हैं, पहले शायद नहीं कह पा रहे थे, हम लोगों को लग रहा था शायद कमलनाथ के प्रति सहानुभूति और ये सब मिल जाएगी, लेकिन अगर ये फैसला कांग्रेस पहले कर देती, नए चेहरों को मौका देके, तो शायद ये बुरी स्थिति नहीं होती। अब ये लगता है, तो मुझे लगता है कि चेहरा बदलने का फर्क ये पड़ेगा। लेकिन जीतू पटवारी अपना चुनाव हार गए हैं, उसमें कोई राय नहीं। लेकिन जीतू पटवारी का जो पृष्ठभूमि है वो एक संघर्षशील नेता है। चुनाव बहुत लोग हारते हैं, अगर वो मेहनत करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, उमंग सिंघार आदिवासी हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को कुछ संभावना, कुछ उम्मीद बन सकती है। बिल्कुल, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, ये जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, हाँ, इसके जरिए कहीं ना कहीं वो जो जातिगत समीकरण है उसको साधने की उसी रूप में कोशिश जैसे बीजेपी में नजर आती है। देखिए, काफ़ी समय से हम लोग जब बैठते हैं तो चेहरे और बदलाव, इस पर बहुत बात हुई। अब आप देखिए कि एक पार्टी जीत करके बदल देती है और जो पार्टी हारी वो भी बदल रही है।
ठीक है। तो मैं समझता यही हूँ कि व्यक्ति, मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी। किसी व्यक्ति की जो सामर्थ्य है वो पार्टी की निर्बलता दुर्बलता नहीं होनी चाहिए, तभी पार्टी चलती है आगे। और मैं ये जैसा कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि देखिए इस पर मत जाइए, चेहरा हारने को तो चंद्रशेखर भी इलेक्शन बलिया से हार गए थे, आचार्य नरेंद्र देव अयोध्या से चुनाव हार चुके थे। कोई सोच सकता है इंदिरा गांधी चुनाव उठाकर देखेंगे इतिहास में तो कई ऐसे मौके मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो बदलाव हुआ है इससे कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, कांग्रेस के पास अब खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ जी। और उन्होंने जो पुराने लोग जिन पर लंबे अरसे से वो, जैसे आप मध्य प्रदेश के नेतृत्व में देखिए, अब मध्य प्रदेश के नेतृत्व में तो पिछले 2018 को अगर अपवाद मान लें तो इस नेतृत्व ने कुछ खास किया नहीं पिछले 20-25 साल में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ तो नेतृत्व बदलना ही था। थोड़ा बहुत अगर कुछ फायदा हो सकता है तो इस नए जो बदलाव हुआ है उसी से होगा। अगर वो पुराना नेतृत्व कायम रखते तो क्या फायदा होने की संभावना थी? तो कम से कम प्रयोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस में भी उसी तरीके से एक पीढ़ी दर बदलाव। योमाना जी याद रखिए, मैं आपको 3 शब्द बता रहा हूँ, हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। चेहरे महत्वपूर्ण हैं, उसके पहले होता है चाल और चरित्र। अगर चाल और चरित्र नहीं बदला तो चेहरे बदल जाने से कुछ होगा नहीं। हाँ, वही कहते हैं ना, आईना वही रह जाता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो चेहरे बदल दें, लेकिन आपने अगर चाल नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण क्या है? वो एक परसेप्शन ला रही है। देखिए, राजनीति में मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। परसेप्शन ही है तो राजनीति, और क्या है राजनीति? सामाजिक परसेप्शन। उस परसेप्शन को आप किस सटीकता से आप उसका प्रत्यारोपण कर पा रहे हैं, यही तो राजनीति और है क्या। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी और विनोद जी के पास आते हैं हम मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। भाई आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, हार गई वो, लेकिन कमोवेश 2018 के मुकाबले वोट शेयर उसका कम नहीं हुआ, उतना ही वोट शेयर बना रहा। बीजेपी, फर्क ये कि बीजेपी ने अपना वोट शेयर काफी आगे बढ़ाया। तो मतलब कांग्रेस के प्रति कोई नाराजगी नहीं है उस रूप में 2018 के कंपैरिजन में, लेकिन बीजेपी के लिए समर्थन ज्यादा है। देखिए, बीजेपी ने जो वोट शेयर बढ़ाया वो कहाँ से बढ़ाया? कांग्रेस का वोट शेयर कम नहीं हुआ। उसने उन दलों का वोट शेयर लिया जो छोटे छोटे दल हैं और लोगों को लगा निर्दलीय हैं, छोटे दल हैं, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, गोंडवाना विकास पार्टी, ये सारी जो पार्टियां हैं, उनको लोगों को लगा कि ये सरकार तो बना नहीं सकते। इनको जिताने से अच्छा है भाई बीजेपी के साथ जाओ, बीजेपी की सरकार बन सकती है। एक बात अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि परसेप्शन, चाल चरित्र चिंतन। देखिए, चाल चरित्र चिंतन ये सब अब बातें रह गई हैं। हर पार्टी का चरित्र एक ही जैसा है, हर पार्टी की चाल थोड़ी बहुत चलती। भाई कर्नाटक में वो चाल चरित्र चिंतन क्यों नहीं काम में आया? हिमाचल में क्यों नहीं काम आया चाल चरित्र चिंतन? तेलंगाना में क्यों नहीं काम आया चाल चरित्र चिंतन? या परसेप्शन क्यों नहीं काम आया? देखिए, ये होता है, निर्भर करता है कि स्थानीय नेतृत्व किस तरह पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे चुनाव मैनेजमेंट। और 2018 में वही चाल चरित्र चिंतन था, वो तीनों राज्य हार गई थी बीजेपी। चाल चरित्र पर क्या आपको लगता है कि एक जुनून, और जुनून जो है वो नेतृत्व इस रूप में लेकर आए कि हम तेलंगाना में देखते हैं वहां पर रेवंत रेड्डी थे तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई, और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कमलनाथ और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार गई। जीवन तो वो रेवंत रेड्डी में क्यों जीत गई, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ। और यहीं पर पार्टी और पार्टी के संविधान और पार्टी का जो अनुशासन है और उसकी विचार है, इन सबों का योगदान है। अगर आप ये देखिए कि जैसा सर कह रहे थे, आप ये देखिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस जीत गई लेकिन चेहरा नहीं बदला, चरित्र वही रहा। मतलब पुरानी जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात 2018 की, राइट। और अब देखिए, अब क्यों बदलाव करना पड़ रहा? जैसा सर ही कह रहे थे, अगर उसी समय बदलाव हो गया होता तो शायद चरित्र में भी बदलाव मान लिया जाता, परसेप्शन में लोगों को लगता कि ये नई पिछली बार तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था ना, और फिर उन्हीं को कमान सौंप दी गई। कहाँ कमान सौंपा गया? नेतृत्व तो सचिन पायलट जी का था राजस्थान में। देखिए, और यहाँ पर कमान सौंपा गया, यहाँ का था कमान अलग सौंपा गया। मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूँ कि हम लोग कोई एक कारण नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा, जो एक बात जो मैं कहता हूँ, रिफॉर्मिज्म एंड सोशलिज्म गो टुगेदर। लाभ जो है ना एक चीज है, ये आज से नहीं, लेनिन ने भी कहा था कि हमारे पीछे चलने वाले 99% अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सबके सब इसलिए आ रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। देखिए, दो चीज़ होती है, व्यक्तिगत हित कि मेरी अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, फिर आदमी सामाजिक प्राणी है, वो देखता है कि समाज में क्या बदलाव हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बदली, राष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है। तो व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, राष्ट्रीय हित,
इन कई मुद्दों पर मतदाता परखता है लोगों सही, को। बिल्कुल। और आप बताऊं आपको, सिर्फ वर्तमान से नहीं जी। वो भविष्य के बारे में भी देखता है कि मेरे बेटे के लिए कौन अच्छा हो सकता है कि मेरे लिए व्यक्ति बुरा हो, बिल्कुल। लेकिन जीएसटी लगा दिया, लेकिन मेरे बेटे के लिए जब मेरा बेटा आएगा तो समाज में अपॉर्चुनिटीज तो कौन होगा? कितने द्वार खोल बिल्कुल, पाएंगे आने वाले बिल्कुल, समय में। ऐसे में सवाल ये सर कि ये जो बदलाव के दौर में कांग्रेस है, क्योंकि यहाँ सामने 24 की चुनौती है, तो 24 के लिए क्या संदेश? मैं तो अभी आपने पहले पूछा तब भी मैंने कहा था कि संगठन को बनाने का समय अभी नहीं है, वो वक्त आएगा 24 के बाद आएगा, क्यों अभी समय 3 महीना रह गया है व्यावहारिक रूप से, और इसी 1 महीने में उन्हें विपक्ष की राष्ट्रीय एकता दिखानी है। अगर जनता को एकता नहीं दिखाएंगे तो जनता आपकी किसी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगी, और जो अनिश्चित वोटर होते हैं, जो आखिर तक सोच के वोट देते हैं, वो भी अंततः बीजेपी और मोदी को वोट दे देंगे। विनोद जी, बिल्कुल सही है, अभय जी की बात सहमत हूँ। ये जो विश्वसनीयता एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये दिखाना है कि उस चुनाव से पहले उनके अंदर एकजुटता हो, और ये भी भरोसा देना है कि चुनाव के बाद भी एकजुट रहेंगे, तभी तो लोग विश्वास करेंगे। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन पर अभी बात ही नहीं कर रही, मैं तो सवाल ये पूछ रही हूँ कि साहब ये कांग्रेस में जो बदलाव ये कर रहा है, कांग्रेस की ये देखिए इसके जरिए 24 के लिए क्या संदेश? रोमाना गेंद पूरी तरह कांग्रेस के पाले में है। चाहे विपक्ष की एकता हो, चाहे उसका अपना संगठन हो, उसे तय करना है दोनों में प्राथमिकता क्या है। देखिए जो बदलाव जो कांग्रेस कर रही है, बिल्कुल सही किया कर रही है कांग्रेस। ये जो बदलाव हुए हैं उससे निश्चित रूप से कांग्रेस को ये लगा है कि गलतियां हुई हैं, क्योंकि कोर्स करेक्शन की तरफ नहीं, मैं बताऊं, जैसे कि पूरे देखिए बीजेपी और कांग्रेस का फर्क देख लीजिए। पूरा राजस्थान आपके दो चेहरों पर टिका था, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। बीजेपी बॉटम से एक चेहरा निकाल के लेके आती है। आप कभी इन दोनों नेताओं से आगे बढ़े ही नहीं। तो कम से कम अब कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो क्षेत्रीय छात्र बने हुए हैं, इनको हटाने का अब वो टाइम है। अगर कांग्रेस पार्टी को स्ट्रेंथन करना है तो क्षेत्रीय छात्रों को हटाइए। सचिन पायलट के पास अभी संभावनाएं हैं राजस्थान में। सचिन पायलट पिछला चुनाव 2013 में उनका अध्यक्ष बनाया गया था, और 18 में जो उनकी मेहनत थी उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था। तो अभी उनको मुझे लगता है जिम्मेदारी देनी चाहिए। कांग्रेस, अशोक गहलोत तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वाली भूमिका में है, उनकी भूमिका केंद्र में हो सकती है राष्ट्रीय स्तर पर, और खबर भी आ रही है शायद भूपेश बघेल अशोक गहलोत को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। लेकिन राजस्थान में अभी पार्टी फैसला करने में थोड़ा सा समय ले रही है, जो कर देना चाहिए जैसे मध्य प्रदेश में किया है। रोमानी जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होगा, मोदी जी ने बीजेपी की तरफ से 4 जातियों का नाम कहा है, किसान, महिला, युवा, गरीब। कांग्रेस के पास क्या नैरेटिव है इन चारों पर? देखिए, ये जरूरी होगा कि अगर पॉइंट दर पॉइंट विपक्ष मैच नहीं कर पाएगा सत्ता पक्ष को, तो जनता में उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी। ये ठीक है कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष हो, अच्छी पार्टी हो, वो सही है, लेकिन जब परसेप्शन पर युवाओं को सूट नहीं करेगा, युवाओं को अपील नहीं करेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक में जाने से पहले कि होता क्या है कि दौर इस पार्टी का, खास करके भारतीय जनता पार्टी का लंबा दौर है, ये लोगों को लगता है। और जब तक कि कोई एक ऑल्टरनेटिव बिंदु, एकदम बिल्कुल क्रेडिबल और परसेप्टिबली डिफरेंट, जब तक वो एक नैरेटिव लेके नहीं आएगा विपक्ष, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर आप लड़ाई करेंगे और राष्ट्रीय स्तर में, क्योंकि 24 में आपको एक यूनाइटेड होकर लड़ाई लड़नी है, तो फिर वो नैरेटिव भी एक यूनाइटेड बिल्कुल बनाना पड़ेगा। जैसा इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सर, जरा दर्शकों को बता देते हैं। खबर ये आ रही है, वसुंधरा राजे, बीजेपी नेतृत्व की मुलाकात वसुंधरा राजे से भी हो सकती है, आज ही हो सकती है। वसुंधरा राजे को भी दिल्ली बुलाया गया है। वसुंधरा की हाईकमान से मुलाकात संभव, दिल्ली में हो सकती है वसुंधरा राजे की मुलाकात। ये बड़ी खबर देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, और अब खबर ये आ रही है कि वसुंधरा राजे को भी दिल्ली बुलाया गया है। आलाकमान से वसुंधरा राजे की भी मुलाकात आज शाम में ही होगी। तो वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली बुलाए गए हैं, आलाकमान मुलाकात करने जा रहा है दोनों नेताओं से, और ऐसे में 24 को लेकर जो भूमिका है वो तय हो जाएगी रामकृपाल जी दोनों नेताओं की। निश्चित रूप से देखिए, मैंने बहुत पहले भी कहा था, जिस तरह से लोग कह रहे थे खारिज नहीं है, दोनों सम्मानित नेता हैं। इनका उपयोग हाई कमान या बीजेपी पार्टी क्या बेहतर हो सकता है वो जरूर करेगी, और मैं ऐसा समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, दोनों को बहुत सम्मानजनक ढंग से बीजेपी में वो सम्मान दिया जाएगा। बीजेपी ये ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती है, न देना चाहेगी कि दोनों
को हमने जानबूझ करके तो वो तंग किया है या इनको हटाया, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले किसी तरीके का जोखिम पार्टी नहीं उठाएगी। पार्टी नहीं चाहेगी कि वसुंधरा राजे की या शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का कोई इलेक्टोरल नुकसान उसको हो, इसलिए उनको एडजस्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं संगठन में हो सकता है एडजस्ट किया जाए। हालांकि वसुंधरा तो भी उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, हो सकता है शिवराज चौहान को भी उपाध्यक्ष बना दिया जाए और उनको कोई राज्यों को प्रभार दे दिया। मुलाकात होगी और मुलाकात में क्या तय पाता है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में एएसआई के जो अफसर हैं उनकी तरफ से वाराणसी के जिला जज को सील बंद रिपोर्ट दे दी गई है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने वाराणसी जिला जज को सौंपी। ये सील बंद रिपोर्ट है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इसमें 250 से ज्यादा साक्ष्य हैं जो पेश किए गए हैं। तो ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जिला जज को सौंप दी है। सीलबंद रिपोर्ट, 1500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट, 250 से ज्यादा साक्ष्य इसमें हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो, अदालत की तरफ से फैसला दिया गया था, जिसके बाद एएसआई ने यहां सर्वे का काम अगस्त के महीने में शुरू किया। एएसआई का सर्वे जो है वो पूरा हो गया है। 11 दिसंबर को ही यह सर्वे की रिपोर्ट एएसआई को जिला जज के सामने रखनी थी, लेकिन तब एएसआई की तरफ से असमर्थता जताई गई थी, ये बताते हुए कि अधिकारी जो हैं उनकी तबीयत खराब हो गई है और अब आज ये रिपोर्ट एएसआई की तरफ से जिला जज को सौंप दी गई है। 1500 पन्नों की रिपोर्ट है, 250 से ज्यादा साक्ष्य बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट में जो एएसआई की तरफ से रखे गए हैं। अब जब ये सीलबंद लिफाफा खुलेगा और रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही आगे इस मामले में क्या होगा तस्वीर साफ होगी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, अदालत को ये सौंप दी गई है सीलबंद रिपोर्ट, अब अदालत की कार्रवाई किस रूप में आगे बढ़ रही है? क्या आगे के लिए कोई तारीख अदालत की तरफ से दी गई है? क्या अपडेट है वीरेश? देखिए, ज्ञानवापी मामले में एसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने वाराणसी के डीएसपी को सीलबंद रिपोर्ट अपनी पेश कर दी है। जो सोर्सेज की खबर माने 1500 से ज्यादा पेज की ये रिपोर्ट है और में साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिन्ह जैसे लगभग 250 से ज्यादा दस्तावेज मिले थे। इन्होंने डीएम की निगरानी में ट्रेजरी में इसे लॉकर में जमा करवा दिया था। इस तरह की साक्ष्यों को उसमें रखा गया है और अब सुनवाई शुरू हो गई। सुनवाई के साथ ही साथ इस पर फैसला आएगा, क्योंकि इससे पहले एएसआई को समय दिया गया था कि अगस्त में वो अपनी कोर्ट को रखे, लेकिन अगस्त में भी एएसआई ने नहीं रखा था और ये मामला 4 बार गया। पिछला जो मामला था कि 11 दिन कोर्ट में रखा था। नहीं वीरेश, ये 1500 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट है, 250 से ज्यादा साक्ष्य हैं, तो जाहिर सी बात है कि जज साहब थोड़ा समय लेंगे इस रिपोर्ट को पढ़ने का। तो ऐसे में अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। देखिए, आपका भी मामला नहीं है, अभी कोर्ट को फैसला करना है, इससे अपनी बात वक्तों को आवाज साफ नहीं आ रही है वीरेश पांडे, दोबारा आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ज्ञानवापी मामले में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट जिला जज को सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी गई है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट है। देखना होगा अब ये मामला आगे कानूनी तौर पर किस रूप में बढ़ता है। तो देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 आप देख रहे थे। अब हम सभी को इजाजत दीजिए,